लेक्चर में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रजिया के बारे में। रजिया का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया के बाद दो और सुल्तान हुए, उसका नाम था बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके जो तीसरा सुल्तान हुआ जिसका नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो है अगला शासक कौन बना? बलबन। और बलबन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह दिल्ली सल्तनत का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस स्थापित किया। तो आज के स्टूडेंट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बलबन के बारे में। तो बलबन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हाल ही में हमारा एक नया ऐप हमने लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है ई एग्जाम कोच। और ये वाला ऐप कहाँ मिलेगा? ये वाला ऐप आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर ई एग्जाम कोच को डाउनलोड कीजिए। अब इसको डाउनलोड करने से क्या क्या बेनिफिट है? इस ऐप में आपको फ्री वीडियो, फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा। मतलब वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक स्टूडेंट को किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से ई एग्जाम कोच को डाउनलोड कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम बलबन के बारे में। तो ये जो बलबन है इसका जो टाइम पीरियड है ये 1266 से 1287 के बीच में है। इसके बीच में मैंने बताया ना, रजिया सुल्तान हुई। रजिया सुल्तान 1240 में उसका डेथ हो गया और डेथ होने के बाद रजिया सुल्तान के बाद कौन बना? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह बना। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद शासक बना। लेकिन ये सारे के सारे जो तीन नाम मैंने लिए, तीनों इंपॉर्टेंट नहीं थे। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल के पश्चात कौन शासक बन गया? बलबन बन गया। तो आज के स्टूडेंट लेक्चर में बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बलबन का वास्तविक नाम उलूग खां था। और ये भी क्या था? एक दास था। और इसको खरीदा किसने था? दास के रूप में इसको खरीदा था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने जब देखा कि वेरी टैलेंटेड आदमी है तो उसने क्या किया? इसको तुर्क-ए-चहलगानी या तुर्क-ए-चहलगानी का सदस्य बना दिया। तुर्क-ए-चहलगानी वही संस्थान है जिसमें 40 सरदार होते थे और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करते क्या बन गया? अमीर हाजी बन गया। मतलब जो प्रोटोकॉल स्थापित करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो बन गया। प्रोटोकॉल क्या? अभी भी जैसे प्रोटोकॉल के लिए एक ऑफिसर होता है, वो क्या करते हैं? वो बताता है कि भाई कहाँ पर राष्ट्रपति बैठेंगे, कहाँ पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, कहाँ पर अन्य मंत्री बैठेंगे। तो उसी तरह से जो प्रोटोकॉल निर्धारित करने वाला व्यक्ति होता था उसे हम क्या बोलते थे? अमीर हाजी। और ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट माना जाता था। तो जो बलबन था रजिया के समय में क्या बन गया? अमीर हाजिब बन गया। फिर बाद में क्या बन गया? अमीर आखुर। मतलब शिकार करने के लिए जो व्यवस्थाएं कराते सुल्तान का वो अलग पद इसको किसको मिल गया? बलबन को मिल गया। अब नसरुद्दीन महमूद के समय में नयाब बन गया। अब नयाब का पद उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। नयाब ऐसा व्यक्ति होता था जो सुल्तान का सबसे करीबी होता था और सुल्तान को गाइड करता था कि ये आपको कार्य करना चाहिए। मतलब बहुत ही शक्तिशाली पद था। ये इतना शक्तिशाली पद था कि नसरुद्दीन महमूद जो था वो नाम मात्र का शासक बन गया था। तो नसरुद्दीन महमूद के समय नयाब बन गया और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बलबन ने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया। किसके साथ? नसरुद्दीन महमूद के साथ। तो इस तरह से क्या हो गया? दोनों वैवाहिक संबंध बन गए। नसरुद्दीन महमूद उसका क्या बन गया? दामाद बन गया। किसका? बलबन का। तो इस तरह से बलबन बहुत ही चतुर आदमी था। अब उसने करीब उसकी 20 साल तक सेवा की और जब उसे लगा कि अब सुल्तान को हटा देना चाहिए तो उसने सुल्तान को अपने रास्ते से हटा दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं उसने जहर देके मार दिया। परंतु बलबन ही मानता था कि नसरुद्दीन महमूद की स्वतः ही मौत हुई है, अपने आप मौत हुई है। अब खुद 1266 में क्या बन गया? अब वो सुल्तान बन गया। अब उसके पास दो समस्याएं थी। पहला तो ये खुद भी तुर्क-ए-चहलगानी का सदस्य था। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जैसे कि हमने देखा ना कि इल्तुतमिश के बाद कौन बनी? रजिया, जो उसकी बेटी थी। और उसके बाद जो बहराम शाह नसरुद्दीन महमूद बने भी इल्तुतमिश के क्या थे? वंशज थे। लेकिन बलबन के साथ ऐसा तो था नहीं। वो अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान बना था और साथ में किसका सदस्य था? तुर्क-ए-चहलगानी का सदस्य था। तो उसके सामने दो समस्या पैदा हुई। एक तो तुर्क-ए-चहलगानी का सदस्य था और दूसरा चीज क्या था? वो कि उसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि उसने नसरुद्दीन महमूद को टपका दिया है। तो इसीलिए उसने सोचा कि भाई वो अब पद पर बैठेगा तो अब लोगों को बात कैसे मनाए? अपनी बातों को नहीं मनाएगा तब तक वो राजा नहीं रह पाएगा। तो उसने क्या किया? उसने सबसे पहले तो ये किया, अपनी वंशावली लिखवाया। और उसने वंशावली में अपने आप को कहाँ जोड़ा? उसने बोला कि भाई मैं जो है फारस में जो महत्वपूर्ण वंश है जिसको बड़ा मान सम्मान मिला हुआ था तो उस वंश का व्यक्ति हूँ। तो उस वंश का नाम क्या था? उस वंश का नाम था अफरासियाब। मतलब इसने अपना संबंध किससे जोड़ा? अफरासियाब वंश के साथ जोड़ा है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
फिर उसने क्या किया, उसने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे दरबार में आएगा तो सिजदा और पापोस करेगा, मतलब झुक कर प्रणाम करेगा, साष्टांग नमस्कार करेगा और मेरे हाथ को चूमेगा। फिर उसने बोला कि ऐसा क्यों करेगा भाई व्यक्ति, तो उसने बोला कि मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं जिल्ले लाई हूँ, मतलब पृथ्वी पर भगवान की छाया हूँ, तो इसलिए तुमको करना पड़ेगा क्या, सिजदा और पापोस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज होंगे तो क्या हो जाएंगे, सुल्तान नाराज हो जाएगा, सुल्तान नाराज होगा तो भाई इस व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए उसने बोला कि सिजदा और पापोस करोगे। किसने बोला, बलबन ने बोला। अब बलबन था बड़ा बेवड़ा किस्म का आदमी था सुल्तान बनने से पहले, परंतु अब चूंकि वो सुल्तान बन गया था, उसके ऊपर दो आरोप भी लग रहा था, उसने सुल्तान को मारा है, मार के सुल्तान बने हैं, इसलिए उसने तय किया कि अब दारू भी नहीं पिएगा। और ऐसा इतिहास का लिखते हैं, उस जमाने के जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि अब वो इतना ज्यादा सीरियस होकर दरबार में बैठता था कि किसी व्यक्ति ने उसको जीते जी उसको हंसते हुए नहीं देखा, और इतना तैयार होकर बैठता था कि किसी व्यक्ति ने उसे बिना मुंजे के देखा ही नहीं। तो इस तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से सुल्तान के पद के लायक बनाना चाहता था और लोगों को भी ये महसूस कराना चाहता था कि वो छोटा मोटा आदमी नहीं, वो सुल्तान है। इसके अलावा उसने क्या बोला, चूंकि वो महान वंश से ताल्लुक रखता था जो फारस का था, अफरासियाब वंश, इसलिए उसने बोला कि भाई जैसे ही मैं छोटे लोगों को देखता हूँ, तुच्छ लोगों को देखता हूँ, वैसे ही मैं क्रोध से भर उठता हूँ। मतलब उसका बताने का मतलब ये था कि वो छोटा मोटा आदमी और छोटे लोगों को देखता तो गुस्सा हो जाता है ना। ये सारा तिकड़ा वो क्यों कर रहा है, सारा तिकड़ा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सुल्तान की पद की गरिमा को बनाना है और अपनी बातों को लोगों को मनवाना है, और साथ में किसको मनवाना है, तुर्क चहलगानी को, जो कि क्या बन चुका था, इसके आने के पहले किंग मेकर बन चुका था। तो उसने क्या किया, आते सबसे पहले तुर्क चहलगानी को उड़ा दिया। तो क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत का किस शासक, कौन सा शासक था जिसने तुर्क चहलगानी को खत्म कर दिया, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा बलबन। और अब ये कब तक संभव नहीं था, जब तक इसके पास तुर्क चहलगानी को मारना है, हटाना कब तक संभव नहीं था, जब तक इसके पास सही गुप्तचर व्यवस्था ना हो। तो इसने क्या किया, इसने बरीद-ए-मुमालिक नामक एक विभाग की स्थापना की। और ये क्या करता था, ये गुप्तचर एजेंसी था, जैसे हमारे यहाँ आईबी होते हैं इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसी तरह से बरीद-ए-मुमालिक होता था। तो और जो जासूस होते थे, और जासूस को क्या बोलते थे, बरीद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बरीद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जासूस। तो जो बलबन थे से बलबन को जो बरीद थे वो पल पल की खबर देते थे, और जिसके माध्यम से ये अमीरों के ऊपर क्या करता था, नियंत्रण स्थापित करता था। इसके अलावा इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई मध्यकालीन इतिहास में कौन सा शासक था जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा बलबन। कैसे रक्त और लोह की नीति अपनाई, जो भी सुल्तान के विरुद्ध या दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करता था उसके पूरे वंशजों को मार दिया जाता था। एक तो ये काम किया। दूसरा क्या किया, इसने दिल्ली के आसपास जो मेवातियों का जो गैंग था, जो दिल्ली में हमेशा क्या करते थे, लूटमार करते थे, दिल्ली जाने वालों पर लूटमार करते थे, उनको सफाया करा दिया। और इसके अलावा इसने क्या किया कि जो भी अमीर, जो तुर्क चहलगानी जो है, अगर किसी भी तरह की गलती कर देता था उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाता था। तो इस तरह से इसने रक्त और लोक नीति के द्वारा भी क्या किया, अपने शासन को एक तरह से स्थिरीकरण, स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया। अब एक फैक्ट और बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसने विस्तारवादी नीति नहीं अपनाया, तो उसका आंसर भी क्या होगा, बलबन। क्यों नहीं अपनाया, इसके पीछे दो कारण थे। पहला तो ये था कि इसको डर था कि जैसे मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगा हो सकता है विद्रोह कर दे लोग मेरे विरुद्ध, क्योंकि तुर्क चहलगानी को, ये तुर्क चहलगानी सदस्य भी था और तुर्क चहलगानी इसको पसंद नहीं करते थे। अब हालांकि जोड़ तोड़ करके राजा बन चुका था। दूसरा समस्या क्या था, दूसरा समस्या था मंगोलों का समस्या। तो जो मंगोल थे वो पंजाब की तरफ क्या कर रहे थे, लगातार अटैक कर रहे थे और दिल्ली तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए इसको डर था कि मैं दिल्ली से जाऊंगा तो बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, मेरा पद भी जा सकता है। तो इस तरह से बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। अब तो इफेक्ट हो जाता है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, बलबनी वो व्यक्ति था जिसने नौरोज पर्व प्रारंभ किया। फ्रांस में जब नया साल, फारस में जो नया साल होता है तो एक पर्व मनाया जाता है, उस पर्व को कहा जाता है नौरोज। तो भारत में नौरोज को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, बलबन को जाता है। तो इस तरह से बलबन ने इतनी सारी चीजें की और इतनी सारी चीजें करके किसको स्थायित्व प्रदान किया, दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया। अब ये सारी चीजें तब तक संभव नहीं थी जब तक उसके पास एक मजबूत सेना ना हो। तो उसने क्या किया, उसने दीवान-ए-आरिज नाम का सैन्य विभाग भी बनाया। दीवान-ए-आरिज के नाम से क्या बनाया भाई, सैन्य विभाग बनाया, सैन्य विभाग बनाया। ये प्रश्न पूछा जाता है
कि दीवान आर्य की स्थापना की किसने की, तो उसका आंसर क्या होगा, बलबन ने। तो बलबन जो था एक महत्वपूर्ण शासक था। अब चूंकि बलबन जो है किसी वंश से नहीं आता था, अपने आप को भली अफरासिया वंश का बोलता था, इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद इसका जो वंश था बहुत समय तक ये टिक नहीं पाया। और बलबन के बाद केकुबाद नाम का व्यक्ति जो है शासक बना, लेकिन उसको ही बहुत जल्दी फिरोज खलजी नाम का जो व्यक्ति था उसने उसे मार दिया। और उसे मारने के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नया वंश स्थापित होता है, उसका नाम क्या है, खलजी वंश। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, खलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट अगर उत्पन्न होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।